कि जो बीजेपी ने झूठ बोल दिया वो सच कैसे हो। तो सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने, डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। यूपी में इन दिनों आगामी नगर निकाय चुनाव के साथ साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है। इस वक्त यही देखने को मिल रहा है कि अब किस तरह से नगर निकाय चुनाव में जीत हासिल करनी है, क्योंकि ये नगर निकाय चुनाव लिटमस टेस्ट की तरह माने जा रहे हैं लोकसभा चुनाव के लिए। सभी दल अपनी कमर कस चुके हैं और सभी दलों की रणनीतियां काफी खास नजर आ रही हैं। रुक किया जाए समाजवादी पार्टी की तरफ तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नेताजी के चले जाने के बाद अपनी रणनीतियों में बदलाव किया है। स्टार प्रचारक के तौर पर वह उतरते हुए नजर आए हैं, तो वहीं दूसरी ही तरफ चाचा शिवपाल सिंह यादव के साथ मिलकर एकजुटता का संदेश भी दे रहे हैं। और ऐसे में यहाँ पर अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी उन्हें शामिल कर लिया है। अखिलेश यादव का कहना साफ तौर पर रहा है बैठकों में अपने कार्यकर्ताओं से कि जो चाचा जी कहेंगे वही होगा। ये तो बात हुई शिवपाल सिंह यादव की। राष्ट्र महासचिव उन्हें बना दिया गया है, लेकिन राष्ट्र महासचिव के पद पर वरिष्ठ नेता आजम खान भी है। आजम खान जिनकी विधायकी रद्द की जा चुकी है। आजम खान जो 10 बार विधायक रहे हैं और आज बड़ी मुसीबतों का सामना कर रहे हैं। हेट स्पीच मामले में आजम खान की सदस्यता रद्द कर दी गई। वहीं उनके बेटे फर्जीवाड़े के मामले में फंसते हुए नजर आए। स्वार सीट से विधायक रहे हैं अब्दुल्ला आजम खान, उनकी विधायकी भी जा चुकी है। अब यहाँ पर स्वार सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव को लेकर अलग अलग अटकलें तेज हो चुकी हैं। तो यहाँ पर बसपा सुप्रीमो मायावती जल्द से जल्द अपने प्रत्याशी को आगे करने वाली हैं। अभी प्रत्याशियों का नाम घोषित नहीं किए गए हैं। दूसरी ही तरफ बीजेपी को लेकर रणनीतियां यहाँ पर कुछ अलग ही दिखाई दे रही हैं। बीजेपी यहाँ पर अपने प्रत्याशी को उतार भी सकती है, नहीं भी उतार सकती। दावे यहाँ पर ये किए गए कि महिला नेत्री जो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, जयप्रदा, शायद वह मैदान से उतारी जा सकती है, क्योंकि 36 का आंकड़ा देखने को मिलता है आजम खान के साथ उनका। लेकिन आजम खान को लेकर यहाँ पर ये अटकलें तेज हैं कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव आजम के परिवार पर मेहरबानी दिखाते हुए नजर आ सकते हैं। आजम के परिवार के किसी एक सदस्य को आगे कर सकते हैं। और टॉप पर नाम बना हुआ है सिद्रा अदीब खान का। सिद्रा अदीब खान जो आजम खान की बेटी की पत्नी है, अदीब खान की पत्नी है। आजम खान की बहू को लेकर ये अटकलें तेज हैं। देखना होगा कि अखिलेश यादव उन्हें मैदान में उतारते हैं या फिर नहीं। लेकिन सिद्रा अदीब खान का कहना साफ तौर पर यही रहा है कि बड़े बुजुर्ग चाहेंगे, उनके ससुर जी चाहेंगे तो वह चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो इस खास रिपोर्ट के जरिए आपको बताना चाहेंगे सिद्रा अदीब खान आखिरकार सपा प्रमुख अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ कहती हैं। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि सिद्रा का नाम कई बार सुर्खियों में आ चुका है। यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान सरगर्मियां तेज हुई थी। उस वक्त भी कहा गया कि आजम खान जब जेल में थे तब सिद्रा को वह मैदान में उतार सकते हैं। ये चर्चा हुई थी। कयास लगातार लगे थे कि अपने ससुर की राजनीतिक विरासत को मजबूती देने के लिए वह तैयार की जा सकती है और वह खुद भी तैयार थी। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि क्या वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। उनका कहना था, मैं हर तरह से रामपुर के लोगों की खिदमत को तैयार हूँ। सिद्रा ने यह भी कहा कि अगर उनके ससुर यानी कि आजम खान कहेंगे तो उन्हें चुनाव लड़ने में कोई भी गुरेज नहीं है। दूसरी ही तरफ सिद्रा अदीब खान अखिलेश यादव पर भी अपनी बात रखती हुई नजर आए। कई मौके देखने को मिले जब वह अखिलेश यादव की तारीफ की है। उनका कहना है कि अखिलेश यादव ने हमेशा उनके परिवार की मदद की और आज भी उनके साथ खड़े हुए हैं। तो वहीं सिद्रा ने यहाँ पर और भी तमाम बातें कही आजम और अखिलेश के रिश्ते पर। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि उनके ससुर आजम खान और परिवार के दूसरे लोगों की सियासी रंजिश के तहत फंसाया गया है। वह बस पॉजिटिव सोच के साथ हैं। उम्मीद है कि सब अच्छा होगा। सिद्रा ने यह भी कहा कि इंशाअल्लाह वो जल्द ही बाहर आएंगे। ये बातें रही थी बीते कुछ समय पहले की। तो सिद्रा अदीब खान को लेकर लगातार अटकलें तेज होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखना यहाँ पर होगा कि वाकई में सिद्रा अदीब खान को अखिलेश यादव आगे करेंगे या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ आपको अपडेट्स देना चाहेंगे। अपडेट्स पर रुक किया जाए तो यहाँ पर ये बातें लगातार सामने आ रही हैं कि बीजेपी के सूत्रों का ये दावा है कि इस बार बीजेपी स्वार में अपने उम्मीदवार उतारने पर विचार कर रही है। बीजेपी और अपना दल के गठबंधन में पिछली बार सीट अपना दल एस के खाते में चली गई। अटकलें ये तेज है कि इस सीट पर उम्मीदवारी को लेकर बीजेपी और अपना दल की बीच
बड़ी डील हो सकती है। बीजेपी रामपुर में उम्मीदवारी के बदले आशीष पटेल को विधान परिषद में एक और कार्यकाल पकड़ा सकती है। वहीं यहां पर ये बातें खुलकर सामने आ रही है कि आखिरकार अखिलेश के पास क्या ऑप्शन है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ये सीट अपना दल एस को दी थी और अब देखा जाए तो यहां पर अब्दुल्ला के खिलाफ एक मुस्लिम उम्मीदवार हैदर अली को मैदान में उतारा गया था। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का माने तो ये कदम 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी के संभावित चुनावी मुकाबले को फिर से सुर्खियों में ला सकता है। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि आजम खान के द्वारा 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट खाली होने के बाद बीजेपी ने एक उपचुनाव में रामपुर लोकसभा सीट जीती थी और अब देखा जाए तो यहां पर आसिम रजा जिन्होंने रामपुर के उपचुनाव में जीत हासिल की। तो अब यहां पर ये देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ रणनीतियां तैयार है। भाजपा के रामपुर अध्यक्ष अभय गुप्ता का कहना है कि जिला इकाई पूरी तरह से तैयार है, पार्टी आलाकमान के अंतिम आदेशों का बस इंतजार है। बीजेपी ने स्वार से चुनाव लड़ने का दावा पेश किया, लेकिन वह अपने सहयोगी दल अपना दल एस को अपने कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल को यूपी विधान परिषद में एक और कार्यकाल देकर समझौता कर सकती है। आशीष पटेल का कार्यकाल अगले मई में समाप्त होने वाला है और आशीष पटेल केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति हैं। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट के मंत्री हैं। जानकारों की माने तो यहां पर बीजेपी मुस्लिम वोटरों के दबदबे वाले विधानसभा क्षेत्र में स्वार में सेंध लगाना चाहती है। अब यहां पर यही देखना होगा क्या यहां पर बीजेपी जीत बोलती हुई नजर आ सकती है या फिर नहीं। क्या सिद्रा अदीब खान को अखिलेश यादव अगर आगे करते हैं तो क्या सिद्रा उन्हें जीत दिला पाएंगी, क्योंकि फैक्टर यहां पर यह रहता है कि महिला वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा, मुस्लिम वोट बैंक को बढ़ावा मिलेगा। जो अखिलेश यादव और आजम खान ने यहाँ पर जिस तरीके से पकड़ को मजबूत बना रखा है, आजम खान यहाँ पर जिस तरीके से वर्चस्व को बनाए रखे हैं, क्या जिससे कि यहाँ पर उनकी बहू सिद्रा अदीब खान उसे यहाँ पर बनाए रखती हुई नजर आ सकती है। तो फिलहाल देखा जाए, आजम खान ने जेल में रहकर, सीतापुर जेल में रहकर ये मांग की थी कि उनकी कुछ दो शर्तें हैं, या तो नेता प्रतिपक्ष ने बना दिया जाए या फिर परिवार के किसी एक सदस्य को रामपुर से आगे कर दिया जाए। तो ऐसे में यहाँ पर देखा जाए तो नेताजी का कहना यही रहा कि आजम खान को पार्टी से बाहर नहीं जाने देना है, कैसे भी करके यहाँ पर शर्तों को भी पूरा करना है। तो नेता प्रतिपक्ष के पद पर खुद अखिलेश यादव है। देखना ये होगा क्या परिवार के किसी एक सदस्य को आगे करेंगे। आजम की पत्नी तंजीम फातिमा पर भी केस दर्ज है। आजम के बेटे अब्दुल्ला आजम खान भी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। अदीब खान राजनीति से दूर नजर आते हैं, तो बचती हैं यहाँ पर सिद्रा, जिन पर कोई भी केस दर्ज नहीं है। देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव की मेहरबानी उन पर देखने को मिलती है या फिर नहीं। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन में दल हैं उनके साथ बातचीत कर करके और कोशिश करेगी समाजवादी पार्टी में जो ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ें। जहां भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करना है, सीधा सीधा मुकाबला में समाजवादी पार्टी खड़ी है। और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती है। और हमें, आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी ने खुद झाड़ू पकड़ा था और उसके बाद उनके पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने झाड़ू पकड़ा, कई जगह झाड़ू लगाया, बड़े बड़े झाड़ू मारने के लिए एम्बेसडर्स बनाए गए। लेकिन आज सच्चाई ये है कि कूड़ा भरा पड़ा है, नाले भरे पड़े हैं, शहरों में गंदगी है। जब कभी भी डेंगू होता है, डेंगू से अक्सर वहीं डेंगू ज़्यादा हुआ है जहाँ बीजेपी के चेयरमैन थे या बीजेपी के मेयर थे। और जो स्मार्ट सिटी का सपना दिखाया था, आखिरकार स्मार्ट सिटी का रूप क्या होगा, स्वरूप क्या होगा, वो भी आज तक सरकार नहीं बता पाई। तो इसलिए जनता इस अर्बन इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। और हम तो ये कहेंगे कि महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, और जो महंगाई हुई है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से न केवल हर चीज़ की महंगाई हुई है बल्कि दवाओं की भी महंगाई बढ़ गई है। और ये राजनीतिक भावना जो रही उनकी, जिसके कारण आज पूरा उत्तर प्रदेश उलझ गया है। याद कीजिए, बीजेपी के लोग चिल्लाते थे कि फसल बीमा करा लो, फसल बीमा करा लो। आज फसल बीमा से क्या किसान की मदद हो रही है? या फसल बीमा से जिन कंपनियों ने बीमा किया है उनको मुनाफा कम पा रहे हैं। एक भी किसान को ये सरकार मदद नहीं कर पाई। आलू का किसान बर्बाद हो गया। याद कीजिए, सदन में मैंने खड़े होकर के कहा कि आलू की लागत की कीमत भी किसान को नहीं मिल रही।
और अगर वो कोल्ड स्टोर रखने भी जा रहा, लाइन लंबी लंबी लगी है, लेकिन किसान को मदद नहीं मिल पाई। उसका क्या परिणाम हुआ? कहा कि हम आलू खरीदेंगे। आप बताओ, सबसे अच्छी बेल्ट है आलू की, यही फिरोजाबाद, यही शिकाबाद, यही टूंडला, और आगे आप चले जाए फतेहाबाद से लेकर के खंदौली और उस इलाके में, आगरा के इलाके में। बताओ, एक आलू सरकार ने खरीदा हो तो बता दो आप। इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये सरकार किसानों की दुश्मन है, नौजवानों को बेरोजगार बना रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से डायबिटीज, हार्ट अटैक और तमाम बीमारियां बढ़ गई हैं। ये जो अर्बन इलेक्शन होने जा रहा है, बीजेपी को बताना पड़ेगा कि इतने सालों की सरकार के बाद कूड़ा क्यों नहीं शहरों से उठा पाई है। सर, किसान कहते हैं कि उनको आलू 9 रुपए प्रति किलो पड़ता है जब उत्पादन होता है। सरकार 6.5 रुपए खरीदने की बात कर रही है, जबकि 2.5 रुपए तो सीधे किसान का नुकसान हो रहा है। तो ये बीजेपी के लोग किसान वाली पार्टी नहीं है। अगर ये किसानों का दल होता, ये उद्योगपतियों का और बड़े कारोबारियों का दल है। इनका हर फैसला बड़े उद्योगपति, बड़े कारोबारियों की मदद का है, और इसीलिए आपने देखा होगा इन्होंने एक अपने उद्योगपति मित्र की इतनी मदद की कि दुनिया में 2 नंबर पे पहुंच गया। लेकिन एक रिपोर्ट आई, फर्जी बढ़ाया था, वो कहाँ धराशायी हो गया। ये उद्योगपतियों की मदद कर रहे हैं, ये किसानों के शुभचिंतक नहीं है। आज जब गेहूं खरीद तैयारी होनी है, न बोरा है, न इंतजाम है, न खरीद की तैयारी है, तो बताओ किसान को कैसे मदद पहुंचेगी। हाँ, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि बीजेपी से बड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। आज जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आम आदमी की आय दोगुनी हो गई, वो अपने अधिकारियों की आय बता रहे थे, अपने कर्मचारियों की आय बता रहे थे। ये बड़ा सवाल ये है कि बीजेपी ये कहती है कि 100 में केवल 4 बेरोजगार हैं। क्या ये मानने को तैयार हैं आप? क्योंकि बीजेपी इस बहस नहीं छेड़ना चाहेगी। बीजेपी का जो आंकड़ा है, जो बजट पास हुआ, उसमें ये कहा कि 100 में से केवल बेरोजगार हैं। इसका मतलब 96% जो नौजवान है उसको नौकरी मिल चुकी है। बीजेपी ने ये कहा कि हम $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है वो न जाने क्या है, और नकली ग्रोथ रेट दिखा रहे हैं 16%, और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए चाहिए 34%। और इस 34% को दिखाने के लिए, अपने झूठ को सच बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी को हायर किया इन्होंने। डिलॉयट कंपनी को 200 करोड़ दे रहे हैं कि जो बीजेपी ने झूठ